बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल्डिहाइड और कीटोन्स का नेक्स्ट लेक्चर हमारा आ गया, दैट इज अबाउट रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बहुत लंबा चैप्टर है, पार्ट 2 का, एफएससी सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 12। पंजाब के तमाम बोर्ड्स इसी चैप्टर को पढ़ाते हैं और बच्चे इसी चैप्टर को पढ़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन तमाम रिएक्शंस के बारे में एक इमेज बन चुका हुआ है कि ये बहुत डिफिकल्ट रिएक्शंस है। इन्हीं की वजह से ये चैप्टर और चैप्टर नंबर 8 पार्ट 2 पंजाब बोर्ड की केमिस्ट्री का डिफिकल्ट समझा जाता है और इसकी वजह से बच्चे अक्सर इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इतना इंटरेस्टिंग पोर्शन इस चैप्टर का ये वाला है कि इसको छोड़ना किसी सूरत भी मुनासिब नहीं। लिहाजा आपने आज के इस लेक्चर में सबसे पहले बेसिक मैकेनिज्म को समझना है और उसी मैकेनिज्म को आपने तमाम रिएक्शंस में अप्लाई करते जाना है, बजाय इसके कि आप एक मैकेनिज्म को याद करें, रट्टा लगाएं, फिर दूसरे को याद करें, उसको रट्टा लगाएं, फिर तीसरे को याद करें। तो ये गलत तरीका है कि आप हर रिएक्शन को याद भी करें और उसको रट्टा लगाएं और उसके बाद उसको भूल जाएं बाद में। क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस हैं, आप कितने रिएक्शंस को रट्टा लगा सकते हैं या उनको याद कर सकते हैं। तो मेरी ये कोशिश होगी कि हम यहां पर बेसिक मैकेनिज्म समझ लें ताकि तमाम रिएक्शंस के ऊपर वही तरीका, वही मैकेनिज्म अप्लाई होता जाए और आपको यानी उसी मैकेनिज्म के जरिए तमाम रिएक्शंस के मैकेनिज्म खुद बनाने आ जाए। अगर खुद बनाने आ जाए फिर तो मुश्किल नहीं है ना, अगर रट्टा लगाना पड़े जाहिर है फिर तो मुश्किल लगेगा ये चैप्टर। तो आज का लेक्चर इस लिहाज से सबसे ज्यादा अहम है कि आपने इनके मैकेनिज्म का बेसिक फ्रेमवर्क समझ लेना है। मसलन हम शॉर्ट क्वेश्चन से आगाज करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमें आता है, व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। यहां से हमने एक एमसीक्यू भी क्लियर कर लिया, क्या कि एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी कीटोन्स के मुकाबले में ज्यादा होती। ये एमसीक्यू क्लियर कर लिया हमने, नोट कर लें प्लीज। अच्छा, फिर एल्डिहाइड्स में भी जितने कार्बन एटम कम होंगे उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और जितने कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उतनी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। जितने कार्बन एटम कम हैं उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा है। मतलब मेथानल की रिएक्टिविटी एथानल से ज्यादा है, एथानल की रिएक्टिविटी प्रोपानल से ज्यादा, प्रोपानल की ब्यूटानल से ज्यादा है। अब एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क समझ में आ जाएगा, रिएक्टिविटी की वजह समझ में आ जाएगी, तो फिर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम से भी रेलिवेंट रिएक्टिविटी का कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। मतलब अब हमारा ये दावा है कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा है। इसकी क्या वजह है भाई? दोनों के अंदर गौर करें, ये एक कॉमन ग्रुप आपको नजर आ रहा है। कार्बोनाइल ग्रुप इसमें भी है और कार्बोनाइल ग्रुप इसमें भी है। इसका मतलब कार्बोनाइल ग्रुप तो दोनों में सेम है। फिर ऐसा कौन सा फैक्टर है जो रिएक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है? अब पहली बात यह समझ लें कि रिएक्टिविटी का महवर और मरकज यही कार्बोनाइल ग्रुप है। जैसे किसी घर के अंदर बहुत सारे बच्चे हों, फर्ज करें किसी घर के अंदर 10 बच्चे, तो 10 में से फर्ज करें 8 बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करते जिसकी वजह से आपका घर पूरे खानदान में मशहूर हो जाए। वो 2 बच्चे ऐसे हैं जो हर वक्त थरथली मचा के बैठे हुए। वो 2 बच्चे जो हर वक्त एक्टिव हैं, हर वक्त हिस्सा ले रहे हैं, अच्छे कामों में भी बुरे कामों में भी, वो 2 बच्चे रिएक्टिविटी का मरकज और महवर समझे जाते हैं। अब इस कंपाउंड में भी और इस कंपाउंड में भी यानी एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी रिएक्टिविटी का असल मरकज कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ये वो 2 बच्चे हैं जो रिएक्टिविटी का महवर और मरकज है। अगर इन कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी को दाएं और बाएं वाले ग्रुप मुतासर करेंगे, यानी या रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे या रिएक्टिविटी को कम कर देंगे, तो हम ये कहेंगे कि ये दाएं और बाएं वाले ग्रुप्स रिएक्टिविटी पर असर अंदाज हो रहे हैं। मसलन हम छोटी सी एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं।
ये मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है जो बाहर से आया, कोई न्यूक्लियोफाइल जो बाहर से आकर अटैक करना चाहता है। अब बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पर करेगा? ऑब्वियसली किसी ना किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसमें कौन है? कार्बन। इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है? कार्बन। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल यहां भी कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करना चाहता है और ये न्यूक्लियोफाइल यहां भी कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करना चाहता है। अब न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पर क्यों अटैक करना चाहता है? क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब अगर यहां पर देखूं तो जितना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पावरफुल होगा, स्ट्रांग होगा, उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना आसान हो जाएगा। जब मैंने यहां देखा तो कार्बोनाइल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जल्दी हो रहा है और यहां कार्बोनाइल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल से हो रहा है। रीजन क्या है? यहां पर एक अल्काइल ग्रुप मौजूद है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। किसको? कार्बोनाइल कार्बन को। ये जो अल्काइल ग्रुप होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखता है, यानी इसकी नेचर होती है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, विदड्रॉ नहीं करता। अब कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रोफाइल था। क्यों इलेक्ट्रोफाइल था? क्योंकि इस कार्बोनाइल कार्बन से इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन छीन लिए थे, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई थी और ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया था। बड़ी खुशी की बात है, ताकि ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव नेचर का आसानी से इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक कर पाता। लेकिन हुआ क्या? इस अल्काइल ग्रुप ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिए। नतीजा क्या हुआ? इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी में कमी आ गई, यानी जो इलेक्ट्रॉन छीने थे ऑक्सीजन ने, मिथाइल ग्रुप ने काफी हद तक उस जरूरत को, उस कमी को पूरा कर दिया बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन। अब कार्बन को जब इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे एक तरफ से, तो कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? भाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर तो तब ज्यादा होता है जब इलेक्ट्रॉन की कमी आती है। अब जब इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाएगा। अब जरा इस केस में आकर देखें, यहां तो दाईं तरफ से भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और बाईं तरफ से भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। इसका मतलब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। किसको? कार्बन को। तो कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर और कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर और कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल के लिए इस कार्बन पर अटैक करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो एल्डिहाइड के केस में न्यूक्लियोफाइल के लिए कार्बोनाइल कार्बन की तरफ कशिश मौजूद है, लेकिन इसकी तरफ कशिश बहुत कम हो चुकी है। इस न्यूक्लियोफाइल की इस कार्बोनाइल कार्बन की तरफ अट्रैक्शन और भी कम हो चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट कीटोन्स के अंदर बहुत ज्यादा होने की वजह से कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल को कोई कशिश महसूस नहीं होती, जबकि एल्डिहाइड में फिर भी कशिश महसूस होती है किसी हद तक। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियोफाइल के लिए एल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करना आसान है और कीटोन के कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करना मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं दोनों तरफ से और वहां इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं सिर्फ एक तरफ से। ये आ गया एक फैक्टर। अब दूसरे फैक्टर को भी समझ लें। भाई इस कार्बोनाइल कार्बन तक पहुंचना है आपको, बस ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये जाकर किसी चीज पर अटैक करना चाहता है। जिस चीज पर अटैक करना चाहता है वो ये है। अब यहां पर अटैक करना चाहता है। अटैक करने के लिए जरूरी है ये वाली चीज बिल्कुल नुमाया हो, सामने नजर आ रही हो। अगर इस चीज के दाएं बाएं बड़े बड़े ग्रुप लगे हो, चौकीदार बैठे हो, बड़ी बड़ी मूंछों वाले चौकीदार,
वो क्या करेंगे, वो इस अटैक करने वाली चीज को इस कार्बन तक पहुंचने नहीं देंगे। इसे कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। आप गौर करें, इस कार्बोनाइल कार्बन के सिर्फ एक तरफ एक मूंछों वाला चौकीदार बैठा हो और इस कार्बोनाइल कार्बन के दाएं भी मूंछों वाला चौकीदार बैठा हुआ है और बाएं भी बैठा हो, यानी यहां पर रुकावट बहुत ज्यादा है और यहां पर रुकावट निस्बतन कम है। इसका मतलब है यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन के मुकाबले में ज्यादा है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हमने एड्रेस कर लिया। अब दो वजूहात भी लिख ली। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हाईली रिएक्टिव। हम कहते हैं ओवरऑल एल्डिहाइड और कीटोन बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, इसकी रीजन क्या है। तो याद रखिए, दोनों के अंदर एक ग्रुप है जिसके गिफ्ट मैंने ये बॉक्स बनाया, दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप। ये वो दो बच्चे हैं उस खानदान के जो बहुत ज्यादा शरारती हैं। एक के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये बॉन्ड हाईली पोलर नेचर का बॉन्ड है और पोलैरिटी की वजह यह है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ये जो हाईली पोलर नेचर का ग्रुप है, इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान और दूसरा पाई बॉन्ड है। यहां भी एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है और आपको पता है पाई बॉन्ड को तोड़ना बड़ा आसान होता है। तो पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप और प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड इस ग्रुप को हाईली रिएक्टिव कर देती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड और कीटोन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू दिस कार्बोनाइल ग्रुप। अब चलते हैं हम अपने रिएक्शंस की जानिब। तीसरा पोर्शन आ गया हमारा। एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शंस तमाम के तमाम रिएक्शंस कहलाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये एल्डिहाइड और कीटोन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। ये एमसीक्यू नोट कर लें आप लोग, ये याद रखना है आपने। अच्छा, एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शंस की दो किस्में होती हैं। एक है बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और दूसरे हैं एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शंस की टाइप लिखें, बस तो नाम लिख दें बस। अच्छा, दोनों के अलग अलग मैकेनिज्म, दोनों के मैकेनिज्म में प्रोडक्ट एक जैसी होती है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट जिसे अडक्ट कहा जाता है वो एक जैसी है, यानी दो चीजों के मिलने से जो चीज बनती है, लेकिन मैकेनिज्म डिफरेंट है। मसलन अगर बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देखें, ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको। डिस्कस जनरल मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस मैकेनिज्म को आपने 3 स्टेप्स के अंदर लिखना है। कैसे करेंगे इसको जरा गौर तो करें, बड़ा मजे का मैकेनिज्म है। परेशानी की बात नहीं है कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएं कि बड़ा अजीब सा मैकेनिज्म। भाई ये मैकेनिज्म समझ में आ गया तो सारे रिएक्शन के मैकेनिज्म समझ में आ गए। सबसे पहली बात, असल रिएक्टेंट कौन है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, लेकिन उसके ऊपर जिस चीज ने अटैक करना है वो है रिएजेंट। लेकिन रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन पर खुद इतनी आसानी से अटैक नहीं कर सकता। याद रखें, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसके ऊपर वही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है आसानी से जिसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बहुत ज्यादा हो। इसका मतलब है कोई आम न्यूक्लियोफाइल इस एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनाइल कार्बन पर आसानी से अटैक नहीं कर सकता। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप है बेस कैटालिस्ट मैदान में आएगा। बेस कैटालिस्ट कहां से आया, NaOH, ये एक बेस है। आपने बीकर में बेस डाली NaOH, वो पानी में आयोनाइज हो गई और आयोनाइज होकर उसने पैदा किया OH नेगेटिव। आप कहेंगे Na पॉजिटिव नहीं लिखा क्योंकि वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। OH नेगेटिव मैंने लिख दिया, साथ हमने रिएजेंट लिख दिया। रिएजेंट कोई भी चीज जिसे आप एल्डिहाइड या कीटोन में ऐड करना चाहते हैं वो रिएजेंट। अब एल्डिहाइड और कीटोन है, मैंने पहले स्टेप में ना एल्डिहाइड लिखा ना कीटोन लिखा, आपने भी नहीं लिखना।
पहले स्टेप में कभी आपने एल्डिहाइड और कीटोन को मेंशन नहीं करना बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस में, क्योंकि पहले स्टेप का मकसद ही क्या है, टू प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये एमसीक्यू भी आ सकता है आपको कि बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन के पहले स्टेप का पर्पस टू प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब आएंगे जरा करते हैं। OH नेगेटिव बड़ा शरारती है, ये नेगेटिव है और नेगेटिव को अट्रैक्शन किस तरफ होगी, पॉजिटिव की तरफ होगी। रिएजेंट के अंदर दो हिस्से हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव H और एक पार्शियल नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल कंप्लीट नेगेटिव नहीं है, पार्शियल नेगेटिव है। अगर ये पार्शियल नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर कम है, अगर ये कंप्लीट नेगेटिव होता तो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बहुत ज्यादा होता। अब चूंकि ये कंप्लीट नेगेटिव नहीं है तो पहले स्टेप का मकसद ही ये है कि OH नेगेटिव आए, शरारत करे और न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को इनहेंस कर दे। कैसे करेगा ये देखिए, OH नेगेटिव आया, इसने आके दस्तक दी है दरवाजे पे, टक 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 टक। अंदर कौन है, अंदर रिएजेंट है। रिएजेंट का नाम क्या है, H न्यूक्लियोफाइल, कोई भी हो सकता है, जैसे सायानाइड, जैसे बाईसल्फाइड वगैरह वगैरह। तो OH नेगेटिव ने जो ही दस्तक दी, दरवाजा खुला, OH नेगेटिव ने अंदर से H पॉजिटिव को निकाल दिया। जो ही इसने H पॉजिटिव को निकाला, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, वाटर, और हाइड्रोजन चला गया अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर शिफ्ट हो गए, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। पहले न्यूक्लियोफाइल पार्शियल नेगेटिव था, अब न्यूक्लियोफाइल कंप्लीट नेगेटिव हो चुका है। अब आप देखें, न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इनहेंस हो चुका है। ये एमसीक्यू आ सकता है आपको कि बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन का बेसिक काम क्या है, तो हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर का, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इनहेंस्ड बाय बेस। अब होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल बड़ा ताकतवर हो चुका है, ऐसे अपनी मूंछें मरोड़ रहा है कि भाई अब तो मैं अटैक करूंगा एल्डिहाइड और कीटोन पर। ले जी न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये भी एल्डिहाइड या कीटोन भी मैदान में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे मैंने सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप लिखा है, ना दाएं कुछ लिखा है ना बाएं कुछ लिखा है। भाई दाएं और बाएं वाली चीजें रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। मैंने यहां आपको बताया कि रिएक्टिविटी का महवर और मरकज कार्बोनाइल ग्रुप है। अब न्यूक्लियोफाइल इतना ताकतवर हो चुका है कि वो आसानी से कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक कर सकता है। जो ही कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक किया और कार्बन को कहा मैंने तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाना है, कार्बन ने कहा मेरे 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं भाई, 1 2 3 4। कार्बन ने कहा मेरे तो 4 बॉन्ड हैं, मैं तो तुम्हारे साथ बॉन्ड नहीं बना सकती। न्यूक्लियोफाइल ने कहा मैं ताकतवर हूं, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम मेरे साथ बॉन्ड ना बनाओ। तो न्यूक्लियोफाइल ने जाके जबरदस्ती कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब कार्बन परेशान है क्योंकि वो तो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो कार्बन को अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, एक एटम को तलाक देनी पड़ेगी। कैसे, सिग्मा बॉन्ड को तो नहीं तोड़ सकता, ऊपर सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये वाला पाई बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन ने ऐसे पुश किया और पुश करके किस पर शिफ्ट कर दिया, ऑक्सीजन के ऊपर, कि जाओ चले जाओ क्योंकि मेरे साथ एक बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल ने बना लिया है, मैं 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो कार्बन ने अपना पाई बॉन्ड पूरा शिफ्ट कर देना है ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन पर देखिए नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गया उसके ऊपर। अब ये जो स्पीशी बनी है दरमियान वाली, इसे आप कहते हैं एल्कोक्साइड। ये क्या करेगी, पहले स्टेप में वाटर पैदा हुआ था, वो वाटर तो बीकर के अंदर ही पड़ा हुआ है, तो नेगेटिव ऑक्सीजन चूंकि नेगेटिव है और नेगेटिव ऑक्सीजन कशिश रखता है किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, और पानी के अंदर H पॉजिटिव भी है और OH नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव ऑक्सीजन ऐसे छलांग लगा के पानी के अंदर से H पॉजिटिव को अपने साथ जोड़ लेगा और पीछे बचेगा OH नेगेटिव। ये वाला हिस्सा ये देखिए अलग हो, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गई हमारी। अब
इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्टेप में वाटर जनरेट हुआ और तीसरे स्टेप में वाटर यूटिलाइज हो गया। ये याद रखना है, तमाम मैकेनिज्म में आपने ऐसे ही करना है। पहले स्टेप में वाटर जनरेट होगा और तीसरे स्टेप में यूटिलाइज हो जाएगा। पहले स्टेप में OH नेगेटिव बेस कैटालिस्ट यूटिलाइज होगा और तीसरे स्टेप में OH नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। ये है बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ये बातें, ये जुमले याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिए भी, पेपर के लिए भी, एंट्री टेस्ट के लिए। आप आगे एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म की तरफ, उसमें क्या करना है हमने, ये मेरे पास एसिड है H पॉजिटिव, बड़ा परेशान है, बड़ा बेबस लावारस हालत में फिर रहा है। एल्डिहाइड कीटोन मैदान में मौजूद है बीकर के अंदर। एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। H पॉजिटिव किसी एसिड ने रिलीज किया, कोई भी एसिड ले लिया जैसे HCl, वो H पॉजिटिव रिलीज कर दे। अब एल्डिहाइड कीटोन के पास जब ये H पॉजिटिव पहुंचा तो H पॉजिटिव ने बोला भाई मेरा तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मेरे ऊपर तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अपना लोन पेयर दे देती। तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर किसको दे दिया, H पॉजिटिव को, और उसको अपने साथ सीने से लगा लिया। जब ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को सीने से लगाया अपना लोन पेयर देकर, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी ऑक्सोनियम आयन बन गया। अब ये ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सीजन परेशान है क्योंकि अपना लोन पेयर दे चुका है, लिहाजा ऑक्सीजन अपनी परेशानी को दूर करना चाहता है। अब दूर कैसे करेगा, लोन पेयर लेकर, जिसको दिया है उससे लेने से तो रहा। ऑक्सीजन ने लोन पेयर किसको दिया था, हाइड्रोजन को, उससे तो नहीं मांगेगा। लेकिन ऑक्सीजन ताकतवर है किसके मुकाबले में, कार्बन के मुकाबले में। तो ऑक्सीजन इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के जोड़े को खींच लेगा। जो ही इलेक्ट्रॉन का जोड़ा खींचेगा ऑक्सीजन के पास ये पूरा जोड़ा पहुंच जाएगा। पहले एक लोन पेयर रह गया था क्योंकि टोटल तो 2 थे, 2 में से एक दे दिया था हाइड्रोजन को, पीछे रह गया था एक। अब एक और खींच लिया तो 2 लोन पेयर पूरे हो गए ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन तो नॉर्मल हालत में शिफ्ट हो गया, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज आ गया किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया किसने, ऑक्सीजन ने। अब कार्बन पॉजिटिव हो चुका है, शुरू में कार्बन पार्शियल पॉजिटिव था, अब कंप्लीट पॉजिटिव हो चुका है। तो यहां एमसीक्यू आ सकता है आपको कि एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म में एसिड कैटालिस्ट करता क्या है। हम कहते हैं एसिड कैटालिस्ट इनहेंसिस इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। जैसे यहां कहा था बेस कैटालिस्ट इनहेंसिस न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ रीजन, यहां कहा एसिड कैटालिस्ट इनहेंसिस इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। अब ये कार्बन इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हो चुका है कि रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। ये रिएजेंट है जिसको हम ऐड करना चाहते हैं। तो जब ये रिएजेंट इसके साथ जाकर बॉन्ड बनाना चाहेगा तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन भी और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाकर कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और H पॉजिटिव बाहर निकल गया, अलहदा हो गया। इस तरह ये मैकेनिज्म हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इस मैकेनिज्म की बुनियाद पर बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन में 5 रिएक्शन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सायानाइड, सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजेरोस कंडेंसेशन और आइडोफॉर्म टेस्ट, उनको स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स में बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन में पहला मैकेनिज्म, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सायानाइड। फेडरल की बुक में भी है, पंजाब की बुक में भी मौजूद है, और दोनों में शॉर्ट क्वेश्चन यूं भी आ सकता है, कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड, या ये कहेगा हाउ विल यू ऐड हाइड्रोजन सायानाइड इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, डिस्क्राइब इन डिटेल विद मैकेनिज्म। तो आप लोगों ने पूरा मैकेनिज्म उसी तरीके से एक्सप्लेन करना है जैसे मैंने बेसिक मैकेनिज्म आपको समझाया था। पहली चीज तो ये समझें कि हाइड्रोजन सायानाइड की एडिशन डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट होती। अच्छा, ये एमसीक्यू भी आपको आ सकता है कि हम हाइड्रोजन सायानाइड को इनडायरेक्टली कैसे जनरेट करते हैं।
दो चीजों को फ्लास्क में हीट करने से। कौन सी दो चीजें? पोटासियम साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप इन दोनों कंपाउंड्स का आपस में इंटरेक्शन करवाएंगे इन फ्लास्क, तो फ्लास्क के अंदर ही हाइड्रोजन साइनाइड जनरेट होगा और पोटासियम क्लोराइड नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बैठ जाएगा। ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है इसके दो सेंटर हैं। आपने जब एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शंस लिखने हैं तो आपने जल्दी नहीं करनी, तमाम कार्बोनाइल ग्रुप्स के सेंटर डिजाइन करने, पार्शियल पॉजिटिव सेंटर कौन सा है, पार्शियल नेगेटिव सेंटर कौन सा है, और साथ ही रिएजेंट, ये रिएजेंट है जिसे हम ऐड करना चाहते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड, ये रिएजेंट है। जैसे वहां जनरल मैकेनिज्म में मैंने रिएजेंट लिखा था H न्यू, न्यूक्लियोफाइल, तो यहां न्यू की जगह किसने ले ली? साइनाइड ने। इसके भी दो सेंटर हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव। एल्डिहाइड और कीटोन के भी दो सेंटर हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव। अगर ये सेंटर आप मेंशन करेंगे तो गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। करना क्या है, मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया है, भाई आप यहां फॉर्मेल्डिहाइड भी ले सकते हैं। सिर्फ क्या तब्दीली करनी है, यहां भी हाइड्रोजन लगा दें, यहां भी हाइड्रोजन, तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। आप यहां एसीटोन भी ले सकते हैं। करना क्या है, यहां भी CH3 यहां भी CH3। अब आपकी मर्जी है आप किसके साथ रिएक्शन करवाना चाहते हैं, तो आप तीन रिएक्शन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, एक एसिटाल्डिहाइड के साथ, एक एसीटोन के साथ। तीन जनरल रिएक्शन लिखें ताकि बात समझने में आसानी हो। तरीका एक ही है। तरीका का क्या है, जो पार्शियल नेगेटिव सेंटर आपको नजर आ रहा है हाइड्रोजन साइनाइड में, इसको पार्शियल पॉजिटिव कार्बन से कनेक्ट कर दें, और इसमें जो पार्शियल नेगेटिव सेंटर है उसको इस पार्शियल पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, जबकि डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। अब आप देखिए जब डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव ऑक्सीजन किसको पकड़ेगी? H पॉजिटिव को, OH बन गया। जबकि साइनाइड ने जाकर बॉन्ड बना लिया किसके साथ? कार्बन के साथ। तो दिस इज द प्रोडक्ट, इसे कहते हैं एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्योंकि एसिटाल्डिहाइड से बनी है लिहाजा इसे एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का नाम देंगे। अब अगर इस एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन की मैं एसिड हाइड्रोलिसिस करवा दूं, एसिड हाइड्रोलिसिस करवाने से क्या मुराद है, आप इसी प्रोडक्ट में H2SO4 और वाटर ऐड कर दें, या H2SO4 की जगह HCl ऐड कर दें और साथ वाटर ऐड कर दें। जब आप एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, सिर्फ और सिर्फ ये वाला सायानो ग्रुप हाइड्रोलाइज होगा और हाइड्रोलाइज होकर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू COOH। बाकी सारा कंपाउंड वैसे का वैसा है, सिर्फ सायानाइड ग्रुप कन्वर्ट हो चुका है इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसमें साइड प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास अमोनियम बाई सल्फाइड, अमोनियम बाई सल्फेट, बल्कि यहां पर अमोनियम बाई सल्फाइड। अब आप ये देखें, ये जो प्रोडक्ट बनी है दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। अब इस प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए आपने दो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। हर कंपाउंड से लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, लेकिन हर कंपाउंड जो भी आप यहां पर लेंगे दूसरे मरहले में उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करने से उसका सायानो ग्रुप हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां आपको एक एमसीक्यू भी आता है कि जब आप स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं उसमें 2 कार्बन है और जब आप फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें कार्बन की तादाद 3 हो जाती है, यानी बनने वाली प्रोडक्ट में कार्बन की तादाद रिएक्टेंट के मुकाबले में 1 ज्यादा हो जाती। फिर एक और एमसीक्यू आ सकता है आपको कि यहां कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है, वही कार्बन यहां आकर sp3 हो चुका है, यानी sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो चुका है। फिर एक और एमसीक्यू भी आ सकता है कि यहां सायानो ग्रुप में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp है ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, और वही कार्बन यहां आकर
कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज होता है तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 हो जाती है। अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म के वही 3 मरहले। पहले मरहले में ना एल्डिहाइड मैदान में आएगा ना कीटोन मैदान में आएगा। क्यों भला? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर कोई आम न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पैदा कहां होगा? पहले मरहले में। तो पहले स्टेप का मकसद ही क्या है? टू प्रोड्यूस ए वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मसलन आपके पास बेस कैटालिस्ट है OH नेगेटिव, तो आपने OH नेगेटिव बीकर में डाला, यानी बेस डाल दी, और उसी बीकर में आपने क्या डाल दिया? हाइड्रोजन सायानाइड। OH नेगेटिव बड़ा शरारती ग्रुप है। ये क्या करता है? दस्तक देता है, टक 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 टक। यूं ही टक टक होगी, अंदर से कौन निकलेगा? हाइड्रोजन सायानाइड। OH नेगेटिव क्या करेगा? फौरन यहां से अपनी मर्जी के एलिमेंट यानी हाइड्रोजन को क्लच करेगा, और क्लच करके क्या बना देगा? H2O। और ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बना रहा था, ये पूरे का पूरा पेयर शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर? कार्बन पर। और कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब आप गौर करें, पहले कार्बन पार्शियल नेगेटिव था, अब कार्बन कंप्लीट नेगेटिव हो चुका है। इसका मतलब कार्बन का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इनहेंस कर चुका है। अब इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन चुका है कि ये आसानी से कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है। तो जो ही दूसरा स्टेप शुरू होगा, ये कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा, कार्बन कहेगी भाई ना ना ना, मैं तो पहले से 4 बॉन्ड बना के बैठी हुई हूं। तो कार्बन को सायानाइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से मजबूर करेगा कि भाई ना, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बॉन्ड बनाना ही बनाना, तुम ऐसा करो, अपना एक बॉन्ड तोड़ दो। लिहाजा कार्बन अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट कर देगा किसके ऊपर? ऑक्सीजन पर, क्योंकि वो मजबूर है। किसे मजबूर किया उसे? सायानाइड ग्रुप ने। तो सायानाइड ग्रुप आकर कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा और कार्बन अपना पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर देगा। इस तरह ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी पहले स्टेप में पैदा होने वाले वाटर में से हाइड्रोजन को क्लच करेगी, और हाइड्रोजन को क्लच करके O नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। जबकि ये वाला OH अलग हो जाएगा, यानी वो बेस कैटालिस्ट जो पहले स्टेप में इस्तेमाल हुआ था, वो तीसरे स्टेप में रीजनरेट हो गया, और वो वाटर जो पहले स्टेप में जनरेट हुआ था, वो तीसरे स्टेप में इस्तेमाल हो गया। दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म विद हाइड्रोजन सायानाइड। और शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर कर लिया, MCQs भी क्लियर कर लिए विद रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। दूसरा मैकेनिज्म हमारे पास है एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड। ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, और ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ध्यान में रखिए, डिफरेंशिएट 2 पेंटानोन एंड 3 पेंटानोन। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का, पंजाब की टेक्स्ट बुक की चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 उसके अंदर मौजूद है। वहां से आप इसको हल कर सकते हैं इस मैकेनिज्म के जरिए। सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन बी बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन। सोडियम बाइसल्फाइड के अपने 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा पार्शियल पॉजिटिव है और दूसरा हिस्सा पार्शियल नेगेटिव हिस्सा होता है। जबकि ये मैंने एसिटाल्डिहाइड यहां पर लिखा। भाई जरूरी नहीं आप यहां पर एसिटाल्डिहाइड लिखें, आप यहां पर एसीटोन भी लिख सकते हैं, आप फॉर्मेल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। और एसीटोन होगा तो ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे? मिथाइल ग्रुप। और एसिटाल्डिहाइड लिखा हुआ है, ऊपर मिथाइल नीचे हाइड्रोजन। क्योंकि ऊपर और नीचे आप कुछ भी लगाएं, उससे स्पीड ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ेगा, मैकेनिज्म चेंज नहीं होगा। क्योंकि मैकेनिज्म में इन्वॉल्व सिर्फ और सिर्फ कौन है? कार्बोनाइल ग्रुप इन्वॉल्व है। अब कार्बोनाइल ग्रुप के अपने 2 सेंटर हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव। अब पार्शियल नेगेटिव क्या करेगा? यहां से पार्शियल पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, और ये वाला पार्शियल नेगेटिव इस पार्शियल पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह अडक्ट बनेगी, उस अडक्ट की वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगी जो कि नीचे बैठ जाएगी।
अब अगर आप चाहते हैं कि उसी व्हाइट प्रेसिपिटेट को दोबारा अपने असल एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट किया जाए, तो आप उसी प्रेसिपिटेट को पकड़ें और उसके अंदर कोई मिनरल एसिड डाल दें, इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे H2SO4 या HNO3 या HCl डाल सकते हैं। जो ही HCl डालेंगे वो व्हाइट प्रेसिपिटेट दोबारा अपने असल एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाए। भाई फायदा क्या है इस रिएक्शन का? फायदा यह है कि दुनिया की तमाम एल्डिहाइड्स इस सोडियम बाइसल्फाइड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाती हैं, लेकिन तमाम कीटोन्स नहीं बनाती। सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन्स व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएंगी विद सोडियम बाइसल्फाइड। मसलन एमडी कैट की एंटी टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया, उसने कहा एक फ्लास्क है, उसके अंदर एक 2 पेंटानोन है और एक 3 पेंटानोन गलती से मिक्स हो गए, इनको अलग अलग करें, क्या तरतीब हो? मैंने कहा हम उसमें डाल देंगे सोडियम बाइसल्फाइड। जो ही सोडियम बाइसल्फाइड डालेंगे 2 पेंटानोन में मिथाइल ग्रुप मौजूद होता है, लेकिन 3 पेंटानोन में मिथाइल ग्रुप नहीं है। क्योंकि इस कीटोन में मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसकी व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेगी। 2 पेंटानोन में मिथाइल ग्रुप मौजूद है, लिहाजा व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगी। चूंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगी, आप उस मिक्सचर को फिल्टर करें, जो ही फिल्टर करेंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट ऊपर आ जाएगी, लिक्विड नीचे चला जाएगा। जो नीचे चला गया वो 3 पेंटानोन है, जिसकी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनी है वो 2 पेंटानोन है। अब उस व्हाइट प्रेसिपिटेट को किसी दूसरे बीकर में डालें और उसमें क्या डाल दें? मिनरल एसिड। जो ही मिनरल एसिड डालेंगे वो व्हाइट प्रेसिपिटेट दोबारा से अपने रिएक्टेंट 2 पेंटानोन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह हमने मिक्सचर में से 2 पेंटानोन को और 3 पेंटानोन को सेग्रीगेट कर लिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। अब इसका मैकेनिज्म भी उसी तरतीब से 3 मराहल पर मुश्तमिल। 3 मरहले कौन कौन से? सबसे पहले मरहले का मकसद टू प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और पहले मरहले में एल्डिहाइड या कीटोन मैदान में नहीं आएगा। पहले स्टेप में क्या करेंगे? बेस कैटालिस्ट डालें और सोडियम बाइसल्फाइड डालें। सोडियम बाइसल्फाइड के 2 सेंटर, एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव। ये जो अंदर वाले सेंटर हैं ये आयोनिक बॉन्ड को शो कर रहे हैं ऑक्सीजन और सोडियम के दरमियान, जिनमें एक नेगेटिव है और पॉजिटिव। यहां नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है, बल्कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है। ऑक्सीजन OH का नेगेटिव है, ये क्या करेगा? ये यहां से छलांग लगाएगा, इस पॉजिटिव हाइड्रोजन को क्लच करेगा, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आपस में मिलकर क्या जनरेट करेंगे? वाटर। जबकि ये पूरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो पीछे रह गया ये किस पर शिफ्ट हो जाएगा? सल्फर पर, और सल्फर पर गौर करें, पूरा नेगेटिव चार्ज है। अब ये सल्फर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो चुका है। पहले क्या था? पार्शियल नेगेटिव, अब क्या है? कंप्लीट नेगेटिव, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वाला बाइसल्फेट आयन, सॉरी सल्फाइड आयन, ये क्या करेगा? ये कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करेगा। कार्बन बड़ा परेशान है क्योंकि वो तो 4 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। सल्फाइड ने आकर कहा भाई मैंने तो तुमसे बॉन्ड बनाना ही बनाना है, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हूं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कार्बन परेशान है। अब उसने रिक्वेस्ट की है ऑक्सीजन से कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन का ये वाला जोड़ा ऑक्सीजन भाई आपके ऊपर शिफ्ट करने लगा हूं, क्योंकि मुझे मजबूर किया हुआ है किसने? सल्फाइड ने। ऑक्सीजन ने कहा वेलकम, मरहबा, कोई मसला नहीं। पूरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किस पर चला गया? ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और सोडियम सल्फाइड इस तरफ से आकर कार्बन के साथ कनेक्ट हो। अब ये जो मैं दाएं बाएं लिख रहा होता हूं, आप जरूरी नहीं दाएं बाएं लिखें, किसी चीज को ऊपर लिख लें, किसी चीज को नीचे लिख लें, ये आपकी मर्जी है। मैकेनिज्म के अंदर इन चीजों की इतनी अहमियत नहीं होती। मैंने इसको लेकर थोड़ा चेंज करके लिखा है। जब मैंने यहां लिखा तो मैंने सल्फाइड को इस तरफ लिख दिया, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज इस तरफ लिख दिया, और ये वाले दोनों बॉन्ड मैंने बैक साइड पर शो कर दिए। कोई परेशानी की बात नहीं। अब होगा क्या नेक्स्ट? लास्ट स्टेप में ये जो वाटर पहले स्टेप में जनरेट हुआ था, ये वाटर तीसरे स्टेप में आकर इस्तेमाल हो जाएगा, और ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव क्या करेगा? ये यहां से वाटर के H पॉजिटिव को निकाल लेगा, और H पॉजिटिव को निकालकर जाके OH नेगेटिव, सॉरी OH में कन्वर्ट हो जाएगा। पीछे क्या बच गया हमारे पास? OH नेगेटिव। इस तरह OH नेगेटिव रीजनरेट हो गया एज ए कैटालिस्ट,
और यहां व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गई। दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब हम करते हैं कैनिज़ेरोस रिएक्शन यानी कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन, दो मैकेनिज्म, और उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन को टच करते हैं। जहां तक एल्डोल कंडेंसेशन का ताल्लुक है तो पहले तो कंडेंसेशन की डेफिनेशन को समझे। कंडेंसेशन का मतलब है दो चीजों का आपस में मिलना, फ्यूज होना। जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं, ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल। अगर दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल पैदा करें, साथ एक छोटा सा मॉलिक्यूल बी रिलीज हो जाए, जैसा कि वाटर, HCl या अमोनिया, दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। जहां भी लफ्ज कंडेंसेशन पढ़ेंगे आप मतलब यही लेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस ए लार्ज मॉलिक्यूल with or without elimination of a small molecule like water, HCl और अमोनिया। आप देखिए कि ये वाले मॉलिक्यूल पैदा भी हो सकते हैं और ये वाले मॉलिक्यूल पैदा नहीं भी हो सकते। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और इस कंडेंसेशन के अमल को अगर मैं एल्डोल कंडेंसेशन से जोड़ दूंगा तो इसका मतलब ऐसी कंडेंसेशन है जिसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बन रही है उस प्रोडक्ट का नाम एल्डोल है। एल्डोल का लफ्ज दो लफ्जों का कॉम्बिनेशन है, एक एल्ड और एक ओल। एल्ड एल्डिहाइड से और ओल एल्कोहल से। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी होगा और एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी होगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत मुश्किल नहीं है ये वाला टॉपिक, बहुत आसान है। सिर्फ फोकस करें जरा। कंडेंसेशन दो मॉलिक्यूल्स का मिलना और एल्डोल कंडेंसेशन ऐसी कंडेंसेशन जिसके नतीजे में बनने वाले मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बी हो और एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप बी मौजूद हो। अब आप देखिए तीन बुनियादी कंडीशंस हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द एल्डोल कंडेंसेशन एंड बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट। पहली कंडीशन तो यह है कि सिर्फ वो एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? ऐसा हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से साथ अटैच है। मसलन आप देखें ये कंपाउंड है आपके पास एसेटाल्डिहाइड, इसमें देखें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ये वाली कार्बन, ये आपको ब्लू कलर में नजर आ रही है, इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। जो भी कार्बन कार्बोनाइल कार्बन के बिल्कुल साथ अटैच होती है दाएं या बाएं उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है और उसके पास मौजूद हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। अब आप गौर करें, इस कंपाउंड को फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। अब फॉर्मेल्डिहाइड के इस कार्बोनाइल कार्बन के इधर और उधर कहीं भी अल्फा कार्बन अवेलेबल नहीं है। जब अल्फा कार्बन है ही नहीं तो इसका मतलब है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी दस्तयाब नहीं है। अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब है फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। तो आइए दूसरी कंडीशन देखते हैं। ये बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और इसकी फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगी वो एल्डोल होगी, मतलब उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी होगा और एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी होगा। अब चलते हैं इसके रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन किस तरह करना है आपने दो मॉलिक्यूल लेने हैं। एक मॉलिक्यूल अगर एल्डिहाइड का है तो दूसरा भी एल्डिहाइड का होना चाहिए। एक मॉलिक्यूल अगर कीटोन का है तो दूसरा भी कीटोन का होना चाहिए। तब जाकर आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो इन कंडीशंस को फुलफिल कर रही होगी। अच्छा देखिए, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है एसेटाल्डिहाइड, नजर आ रहा है आपको, CH3CH डबल बॉन्ड हो, CH3CH डबल बॉन्ड हो। ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका अल्फा कार्बन के साथ एक रेड कलर का हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है। ये रेड कलर में मैंने शो किया है ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए। आपने करना क्या है, इस अल्फा हाइड्रोजन को पकड़ना है यहां से, ये जाकर अटैच हो जाएगा इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ। जो ही ये इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच होगा डबल बॉन्ड टूट कर किस में चेंज हो जाएगा? सिंगल में, क्योंकि ये पूरा पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर आ जाएगा। जो ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा ये वाला अल्फा कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। जोड़ दें इन चीजों को आपस में तरतीब के साथ। आपकी गलती कब होगी? जब आप चीजों को रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे।
लेकिन अगर आप तरतीब से लिखते जाएं, स्ट्रक्चर ड्रा करते जाएं, तो गलती के चांसेस कम हो। इधर क्या लिखेंगे? CH3, ले जी ये CH3 आ गया। आगे क्या है? CH, ले जी ये CH आ गया। अब C के ऊपर किसने अटैक किया? H ने, ले जी ये हमारे पास CH आ गया। और ऑक्सीजन के साथ, सॉरी ये मैंने यहां से एक्चुअली जब आपने इनको कनेक्ट करना है तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन पकड़ के ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और अल्फा कार्बन जाकर कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। दोबारा सुन लें, कार्बोनाइल कार्बन का बॉन्ड आपने CH2 के साथ बनाना है और हाइड्रोजन का बॉन्ड आपने ऑक्सीजन के साथ बनाना है। अब आप इनको तरतीब से जोड़ते जाए। गलती कब होती है? जब आप रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। और दुरुस्त कब बनता है रिएक्शन? जब आप उनको तरतीब से लिखते जाते हैं। जरा तरतीब से लिखें। CH3, आगे क्या है? C के साथ आपने किसको जोड़ा है? CH2 को, और C के साथ इधर H है, तो आप लिखेंगे CH3 CH, CH3 CH, CO, O के साथ क्या जोड़ दिया आपने? H, ले जी OH। आगे है CH2 CH2, आगे C डबल बॉन्ड O और आगे H। तो इस तरह ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब आप देखें इस प्रोडक्ट के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, एक एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप और एक एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, दोनों मौजूद हैं, इसलिए इसे एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अब एक और काम भी हो सकता है, अगर आप इस बनने वाली प्रोडक्ट को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो नतीजा क्या होगा? ये जो इसकी अल्फा कार्बन है और बीटा कार्बन है, यहां से डिहाइड्रेशन हो जाए। कैसे डिहाइड्रेशन होगी? अल्फा कार्बन से निकल जाए H और बीटा कार्बन से निकल जाए OH। H और OH मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर। जबकि कार्बन और कार्बन के दरमियान आ जाएगा डबल बॉन्ड। दिस प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड क्रोटोनेल्डिहाइड। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट एसिडाल्डिहाइड इनटू क्रोटोनेल्डिहाइड। अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। जहां तक मैकेनिज्म का ताल्लुक है तो पहले स्टेप में OH नेगेटिव बेस कैटालिस्ट है और ये हमारे पास एल्डिहाइड है जिसके अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। ये OH नेगेटिव इस अल्फा हाइड्रोजन के साथ अटैक करके OH नेगेटिव यहां से H पकड़ेगा और दोनों मिलकर बना देंगे H2O। जबकि हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इस अल्फा कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे और अल्फा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये पहले स्टेप की प्रोडक्ट है। अब आप इस प्रोडक्ट को पकड़ें, ये लिख दें यहां पर, ये देखें कार्बन के ऊपर मैंने रेड कलर से नेगेटिव चार्ज लगाया। अब दूसरा एल्डिहाइड मैदान में नहीं है। अब क्या होगा? ये वाला कार्बोनाइड, ये वाला कार्बाइनाइन जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये जाकर अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पर। जो ही इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तरतीब क्या बनेगी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये देखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH, आगे डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड O, ये देखें सिंगल बॉन्ड O और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि इसको इसके साथ कनेक्ट कर दें CH2, आगे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और आगे H। अब ये वाली जो प्रोडक्ट बनी है एल्कोक्साइड आयन, ये पहले स्टेप में पैदा होने वाले वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगी और वाटर में से ये वाला ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है, ये वाटर में से H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी, दैट इज एल्डोल, और हाइड्रो ऑक्साइड आयन रीजनरेट हो जाएगा। याद रखिए डियर स्टूडेंट, एल्डोल कंडेंसेशन में जरूरी नहीं कि यहां दोनों एल्डिहाइड हो, कीटोन भी हो सकते हैं। फर्क सिर्फ क्या पड़ेगा, अगर यहां CH3 है तो कीटोन में यहां भी CH3 होगा, यहां CH3 है तो कीटोन में यहां भी CH3 होगा, और अकॉर्डिंगली इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन की जगह CH3 ग्रुप आ जाएगा, तो नाम प्रोडक्ट का चेंज हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन। अब दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी कंडेंसेशन की टाइप, दैट इज कॉल्ड कैनिज़ेरोस कंडेंसेशन। अब कैनिज़ेरोस कंडेंसेशन भी कंडेंसेशन है, इसकी भी तीन शर्तें हैं।
पहली शर्त ये है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड इस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। और एल्डिहाइड भी सिर्फ कौन से? ऐसे तमाम एल्डिहाइड जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल ना हो, यानी जो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे वो कैनिज़ेरोस कंडेंसेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। अब आप देखें जैसे ये वाले एल्डिहाइड है मेरे पास, इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इवन अल्फा कार्बन भी नहीं है इनके पास। तो दूसरी शर्त ये कि ये भी बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। और तीसरी कि ये फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन की एक तो अल्कोहल होगी और दूसरी प्रोडक्ट इस रिएक्शन की वो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अल्कोहल और साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दोनों की कंडीशंस डिफरेंट है थोड़ी सी, सिवाय एक कंडीशन के जो दोनों में मैच कर रही है कि ये दोनों की दोनों कंडेंसेशन बेस कैटालाइज्ड कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब आप देखिए ये आपके पास मेथानल यानी फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा मॉलिक्यूल भी मेथानल यानी फॉर्मेल्डिहाइड। तो एक कार्बन वाला मेथानल कन्वर्ट हो जाएगा मेथानोल में और दूसरे एक कार्बन वाला मेथानल कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम मेथानोएट में। यानी एक कार्बन वाले एल्डिहाइड से अल्कोहल बन जाएगी और दूसरे कार्बन वाले एल्डिहाइड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का साल्ट बन जाएगा। याद रखें एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो गया और वही कंपाउंड दूसरा रिड्यूस हो गया। ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में एक एलिमेंट खुद ही ऑक्सीडाइज हो और खुद ही रिड्यूस हो, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। तो इस रिएक्शन में ये वाला कार्बन खुद ही ऑक्सीडाइज हुआ है और खुद ही रिड्यूस हुआ है। अल्कोहल इसकी रिड्यूस प्रोडक्ट है और कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट इसकी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। सो एल्डोल कैनिज़ेरोस कंडेंसेशन इज कॉल्ड सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म में चलते हैं दोबारा, 3 स्टेप मैकेनिज्म के। पहले स्टेप में बेस कैटालिस्ट मैदान में आएगा जिसका नाम है OH नेगेटिव। अब जो ही OH नेगेटिव मैदान में आएगा तो OH नेगेटिव है, ये कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा? क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जो ही अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पर, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए डबल बॉन्ड जब सिंगल में कन्वर्ट होगा, ये ऊपर नजर आ रहा है आपको, एक H दूसरा H, 2 H तो आपको नजर आ रहे हैं। OH जाकर कार्बन से कनेक्ट हो गया ये, और ऑक्सीजन पर सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज आ गया ये। अब ये वाली जो स्पीशी बनी है ये हाईली अनस्टेबल स्पीशी है। OH नेगेटिव ने शरारत तो की, उसने इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करके इसे अनस्टेबल कर दिया। अब ये खुद को स्टेबल करना चाहता है। कैसे स्टेबल करेगा? ये पूरा नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आ जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, आके दोबारा डबल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन कार्बन तो पहले 4 बॉन्ड बना रही है। अगर ये डबल बॉन्ड बन गया तो यहां तो टोटल बॉन्ड्स की तादाद 5 हो जाएगी। कार्बन तो ऐसा नहीं कर सकती, उसे अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो कार्बन क्या करेगी? इस इलेक्ट्रॉन के पूरे पेयर को शिफ्ट कर देगी किसके ऊपर? हाइड्रोजन के ऊपर। जो ही पूरा पेयर हाइड्रोजन पर शिफ्ट होगा तो हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस स्पीशी को हाइड्राइड आयन का नाम देते हैं। ये बन गया हमारे पास फॉर्मिक एसिड या मेथानोइक एसिड, और साथ हमारे पास बन गया हाइड्राइड नेगेटिव आयन। ये पहले स्टेप की प्रोडक्ट है फॉर्मिक एसिड और हाइड्राइड नेगेटिव आयन। अब OH नेगेटिव ने यहां न्यूक्लियोफाइल का किरदार अदा किया। अब हाइड्राइड आयन ये भी न्यूक्लियोफाइल का किरदार अदा करेगा दूसरे स्टेप में। ये देखिए मैंने दूसरे स्टेप में एक और हाइड्राइड आयन लिख दिया और साथ मैंने लिख दिया मेथानल। क्या लिख दिया? मेथानल, दूसरा मॉलिक्यूल मेथानल का। अब ये भी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पर दोबारा अटैक करेगा। वहां OH नेगेटिव ने अटैक किया था,
यहां H नेगेटिव अटैक करेगा तो CH2 हाइड्रोजन लेकर कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बन गया मेथ ऑक्साइड आयन। मेथ ऑक्साइड आयन एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस के तौर पर किरदार अदा करेगी। पहले स्टेप की प्रोडक्ट लिखी फॉर्मिक एसिड, दूसरे स्टेप की प्रोडक्ट लिखी मेथॉक्साइड आयन। मेथॉक्साइड आयन चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगी, फॉर्मिक एसिड में से H पॉजिटिव को लेकर बना देगी मेथानॉल, ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। और यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद था, वहां से सोडियम आयन आकर इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और साल्ट बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट। इस तरह एक प्रोडक्ट रिड्यूस्ड बन गई और दूसरी प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट की शक्ल में हमारे सामने आती है। दिस इज कैनिज़ेरोस कंडेंसेशन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो इसमें आपने याद रखने हैं एल्डोल कंडेंसेशन में कि यहां OH नेगेटिव विल बिहेव लाइक ए बेस नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। यहां OH नेगेटिव का किरदार बेस का है क्योंकि वो वहां से H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट कर रही है, जबकि उसके मुकाबले में यहां OH नेगेटिव और H नेगेटिव दोनों का करैक्टर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर है और मेथॉक्साइड आयन का करैक्टर बेस के तौर पर है। अब हम लास्ट रिएक्शन बेस कैटालाइज रिएक्शन में पढ़ते हैं, दैट इज आइडोफॉर्म टेस्ट। अब हमारा लास्ट पोर्शन इसमें बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, दैट इज आइडोफॉर्म टेस्ट। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। पहले तो याद रखें आइडोफॉर्म टेस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन एथानल एंड मेथानल, मतलब एक बीकर के अंदर आपके पास या तो एथानल है CH3 C डबल बॉन्ड OH और या फिर मेथानल है दैट इज H C डबल बॉन्ड OH। अब हमने डिफरेंशिएट करना है, आया उस बीकर में एथानल है या मेथानल है, तो हम इस टेस्ट की मदद से डिफरेंशिएट करेंगे। हम उस बीकर में डाल देते हैं आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर तो उसमें एथानल मौजूद है, याद रखिए डियर स्टूडेंट, अगर एथानल मौजूद है, एथानल के अंदर ये वाला ग्रुप मौजूद है, कौन सा ग्रुप, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप अगर मौजूद होगा तो वो कंपाउंड जिसमें ये वाला एसिटाइल ग्रुप मौजूद होगा वो येलो कलर की प्रेसिपिटेट बनाएगा आइडोफॉर्म की, CH3 ट्राई आइडोमीथेन भी इसको कहा जाता है। येलो कलर की प्रेसिपिटेट बन जाएगी। येलो कलर की प्रेसिपिटेट का बनना इस बात की अलामत है कि जो कंपाउंड हमें दिया गया था वो एथानल है, वो मेथानल नहीं है। क्योंकि अगर मेथानल होता तो मेथानल में तो एसिटाइल ग्रुप नहीं है, लिहाजा उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन डालने से येलो प्रेसिपिटेट ना बनती। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन को इसी तरह से लिखेंगे, इस केस में येलो पीपीटी बनेगी और मेथानल के केस में येलो पीपीटी नहीं बनेगी। येलो पीपीटी कहां बनेगी, जहां एसिटाइल ग्रुप कंपाउंड में मौजूद होगा और इस येलो पीपीटी की केमिकल कंपोजिशन है आइडोफॉर्म, जिसका आईयूपैक नेम है ट्राई आइडोमीथेन। एक और क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा है डिफरेंशिएट 2 पेंटानोन एंड 3 पेंटानोन, तो फर्क करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, ये मेरे पास स्ट्रक्चर है 2 पेंटानोन का और ये मेरे पास स्ट्रक्चर है 3 पेंटानोन का। अब हम दोनों में जब फर्क करना चाहते हैं तो दोनों को आइडोफॉर्म की बुनियाद पर डिफरेंशिएट किया जा सकता है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हम दोनों बीकर्स के अंदर डाल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ डाल देंगे आयोडीन। इसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ क्या डाल देंगे, आयोडीन। अगर तो एसिटाइल ग्रुप मौजूद है तो आइडोफॉर्म बनेगा, और एसिटाइल ग्रुप किसमें मौजूद होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 पेंटानोन में मौजूद होता है, लिहाजा 2 पेंटानोन के केस में ट्राई आइडोमीथेन बनेगी और साइड प्रोडक्ट के तौर पर सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर प्लस 5 कार्बन यहां थी, 5 में से 1 कार्बन आइडोफॉर्म में चली गई और 4 कार्बन वाला साल्ट पीछे बच गया। इस तरह साल्ट भी बन गया, लेकिन दूसरे केस में चूंकि कार्बोनाइल ग्रुप के दाएं
या बाएं कहीं भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, लिहाजा आयोडीन डालने से कोई येलो कलर की प्रेसिपिटेट नहीं बनेगी। इस तरह हम शॉर्ट क्वेश्चन से मुख्तलिफ कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडोफॉर्म टेस्ट। बेसिक कंडीशन एल्डिहाइड और कीटोन में ये है, आइडोफॉर्म सिर्फ वही कंपाउंड बनाएगा जिस कंपाउंड में एसिटाइल ग्रुप मौजूद होगा। दिस इज ऑल अबाउट base catalyzed nucleophilic addition reactions. In the upcoming lecture, inshallah, we will discuss about acid catalyzed addition, nucleophilic addition reactions of aldehyde and ketones. Thank you.